नमस्कार। शुभजिता की पड़ताल में आप सबका स्वागत है। और पड़ताल में इस बार हम शुभजिता स्वदेशी के तहत एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि एक ऐसे समूह का अंग रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसा उद्योगपति जिनसे जनता का जुड़ाव इस कदर हुआ कि जब वो गए तो ऐसा लगा कि हमारे ही जीवन में कोई चीज़ हमसे छूट कर चली गई। अगर मैं बात करूं तो मैंने जो देखा है, लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं किसी फिल्मकार के जाने पर, किसी नेता के जाने पर, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई राजनेता चला गया, वहाँ तक जाने में लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, समझ में आता है क्योंकि यही होता आया है। लेकिन एक उद्योगपति के जाने पर लोगों ने इतनी श्रद्धांजलि दी और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है, लोकप्रियता उनकी ऐसी है कि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही कोई चला गया और एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जो शायद भला अगर जा भी सके तो उसे भरना बहुत कठिन होगा। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ और मैं किस समूह की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के। आज की इस प्रस्तुति में उनको श्रद्धा निवेदित करते हुए कुछ बातें आपके साथ साझा करने के लिए मैं आई हूँ। तो देर नहीं करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। तो भारत के इतिहास में जब भी प्रेरणा की बात होगी तो रतन टाटा ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हम सबकी प्रेरणा है। जिस उद्योग जगत को हम स्वार्थपरता के लिए याद करते हैं कि ये अपने फायदे के सिवा कुछ भी नहीं देखता, उसकी गंदी राजनीति के लिए याद करते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तो हम सब जानते हैं, वहां पर टाटा समूह और रतन टाटा एक ऐसा उदाहरण बनकर सामने आते हैं जो उद्योग जगत को व्यावसायिक चेतना को जिंदा रखते हुए उसे मानवता से जोड़ते हैं, संवेदना से जोड़ते हैं। टाटा हम सब भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। अब बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। तो रतन टाटा का जो जन्म था वो 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज में हुआ, बॉम्बे में, जो कि आज का मुंबई है। और एक पारसी परिवार में रतन टाटा जन्मे थे। नवल टाटा के बेटे थे। जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में टाटा परिवार ने गोद ले लिया था। 1948 में जब टाटा महज 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। 8वीं कक्षा तक वो मुंबई के कैपियन स्कूल से पढ़े। इसके बाद मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में जाकर वो पढ़ते हैं रिवरडेल कंट्री स्कूल में। 1955 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद यानी हाई स्कूल पूरा होने के बाद रतन टाटा कार्नेल विश्वविद्यालय गए। 1959 यानी 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में स्नातक की डिग्री ली और कॉर्नेल में रहते हुए वे अल्फा सिग्मा की बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में आगे जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया। और ये एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस दान के बाद वो सबसे बड़े दानकर्ता बन गए पूरी दुनिया में। अब अगर हम बात करते हैं टाटा के
व्यवसाय के बारे में उनका जो करियर है, तो 1970 के दशक में उनको टाटा समूह में, यानी रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद दिया गया था, यानी मैनेजमेंट जो एक पोस्ट है वो उनको दी गई थी। शुरू में वे सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी जब आई तो कंपनी विफल रही, मतलब घाटे में चली गई। 1991 आता है और JRD टाटा रतन टाटा को सामने लाते हैं। JRD टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। जाहिर सी बात है बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि रतन टाटा की तुलना में बहुत से सीनियर लोग रहे होंगे, उनके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो इसका सामना कैसे किया जाए, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी। जब भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की बात होती है और जूनियर सीनियर का मामला आता ही है, तो नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो ये सीनियर्स की जगह बनती है, लेकिन जब जूनियर्स को ये जगह दी जाती है तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो आप सिंगल रहकर काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप किसी प्रबंधन की जगह पे जाते हैं तब वहां पे आपका सिंगल रहना बहुत काम नहीं आता है। कोई भी अच्छा नेता, कोई भी अच्छा लीडर तभी बनता है जब वो मास को लेकर चलना जानता हो, जब एक समूह को लेकर चलना जानता हो। और रतन टाटा ऐसी ही सिचुएशन में थे जहां पे JRD टाटा का वरदहस्त उनको प्राप्त था और वो उत्तराधिकारी भी बन गए थे उनके, लेकिन उसके जो आसपास के लोग थे उनको लगता था कि वो रतन टाटा की तुलना में अधिक काबिल हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसको ये जिम्मा दिया जाता है, जो भी उत्तराधिकारी बनता है, उसके सामने खुद को साबित करने की एक चुनौती बढ़ जाती है, और ये चुनौती रतन टाटा के सामने बढ़ गई। तो जाहिर है आपको खुद को साबित करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अलग हो। तो रतन टाटा ने किया, ऐसी नीतियां लागू की। हाँ, ये अलग बात है कि उनके पास संचालन के लिए जो स्वायत्तता थी, जो आज़ादी थी, वो थी उनके सीनियर्स के पास। तो रतन टाटा ने ऐसी कई नीतियां लागू की जो कि नहीं थी। इनमें एक था कि उन्होंने सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो एज है उन्होंने निर्धारित की, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित कर दी, और एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो भी सहायक कंपनियां हैं टाटा सन्स की या टाटा समूह की, जितनी भी सहायक कंपनियां हैं, वो सीधे जो आपका जो ग्रुप है, ग्रुप का जो हेड ऑफिस है, समूह का जो कार्यालय है, वहां पे रिपोर्ट करेंगी जितनी भी सहायक कंपनियां हैं, और अपने मुनाफे का भी वो योगदान करेंगी। टाटा जो है वो बहुत सारी नई चीजों को सामने लेके आते हैं, और उनका जो दायरा था इसको उन्होंने बढ़ाया और पूरी दुनिया में टाटा सन्स को, टाटा समूह को मजबूत करने में लग गए। 21 साल तक इन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व किया, और जब टाटा के समय में जो राजस्व था, जो रेवेन्यू था जो टाटा समूह का, वो 1 या 2 गुना नहीं बल्कि 40 गुना बढ़ गया, और जो लाभ था वो 50 गुना से अधिक बढ़ गया। तो ये तरीके थे कि रतन टाटा ने साबित किया कि भी JRD टाटा के योग्य उत्तराधिकारी थे, वो डिजर्व करते थे। तो कोई चीज आपको जब मिलती है ना, तो उसके साथ आपके सिर्फ अधिकार ही नहीं होते, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको बताना पड़ता है कि आप सही चयन थे, आप डिजर्विंग थे। तो कोई भी पोस्ट मिलती है, कोई प्रमोशन मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो लग्जरी लोगों के लिए है, बट आपके लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ने
टाटा टी जो है उसने टेटली का अधिग्रहण किया, फिर जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, टाटा स्टील ने फिर कोरस का अधिग्रहण किया। और इससे क्या हुआ कि टाटा समूह के जो कदम है वो पूरी दुनिया में फैलते गए। टाटा को मुख्य रूप से भारत की कंपनी माना जाता है और वो एक इंटरनेशनल बिजनेस बन गया था, जिसमें 65% से अधिक जो राजस्व है वो इसी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और सेल्स से आता था, बिक्री से आता था। टाटा की जब बात चलती है तो हमें नैनो कार याद आती है, लखटकिया कार। तो ये भी टाटा ने देखा था कि रास्ते पे चलते हुए उन्होंने, जैसे कि हम जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली को देखा, तो उस मध्यम वर्गीय परिवार की सोच को, टाटा के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जितनी भी योजनाएं होती है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके केंद्र में वही एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार है। तो इस ऐसे ही परिवार को ध्यान में रखते हुए टाटा ने नैनो कार की परिकल्पना की। हम सब जानते हैं कि बंगाल के सिंगूर में जो कारखाना लगने वाला था, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश नहीं लग पाया और वो फिर गुजरात में चला गया। तो एक और टाटा से हम ये भी सीखते हैं कि कहते हैं कि सफलता पर जब हम बात करते हैं कि टाटा से, रतन टाटा से हम क्या सीखते हैं, तो टाटा को ये पता था कि कैसे जाना है, कितनी ऊंचाई तक जाना है, और उससे भी अधिक उनको ये जानकारी थी कि कब रुक जाना है। जब 75 साल के हुए तो उन्होंने 2012 में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, और उनके उत्तराधिकारी बने साइरस मिस्त्री। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से विवाद हुआ इस चीज को लेकर। उसके बाद फिर नए सिरे से शुरुआत हुई तो नटराजन चंद्रशेखरन बने, वो एक अलग मामला है। तो इसे लेकर बहुत सी चीजें हुई। टाटा को माना जाता है कि रतन टाटा ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और जिस स्टार्टअप में उनको दम लगता था कि नहीं ये कुछ अलग कर रहा है, वो निवेश कर देते थे। जैसे उन्होंने टी बॉक्स में और स्नैपडील में निवेश किया, cashkaro.com में निवेश किया। वो छोटी छोटी कंपनियों में भी अगर उनको लगता था कि कुछ दम है तो वो निवेश कर देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने चीनी स्मार्टफोन Xiaomi में हिस्सेदारी ली, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अंत में उनके साथ रहे, जो शांतनु थे। उनका भी स्टार्टअप देख के ही रतन टाटा काफी प्रभावित हुए थे। और जब बात हम रतन टाटा की कहते हैं और हम जब ये कहते हैं कि उन्होंने व्यवसाय को, उद्योग को एक पूरे सिस्टम के साथ जोड़ा, एक संवेदना के साथ जोड़ा, तो निश्चित रूप से ये चीजें आती हैं कि वो समाज को आगे ले जाने के लिए, यानी आपने अगर समाज से लिया है तो उस समाज को वापस करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और रतन टाटा की जब जिंदगी हम ये देखते हैं तो ये चीजें हमारे सामने बहुत क्लियर हो जाती हैं। जैसे टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल हम सब जानते हैं, और टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने काफ़ी काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास के लिए। वो हमेशा कहते थे कि असली उद्यमिता वही है कि जो समाज को बदलने के लिए काम करती है। रोजगार के अवसर गरीबों को दिलाने के लिए टाटा ने बहुत काम किया। वो सपना देखते थे, वो युवाओं के लिए सपना देखते थे। उनका एक उदाहरण है, मैं अपने देश के लिए एक सपना देखता हूं कि वो जहां हर व्यक्ति को अधिकार मिले। उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी रतन टाटा को, और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उनको व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। मई 2008 में टाटा को टाइम जो पत्रिका है
उसमें 100 सबसे अधिक सर्व प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। और उनकी जो नैनो कार है वो कितनी सफल रही कितनी असफल रही ये मुद्दा अपनी जगह जोड़ दे, तो उनकी जो सोच है उसको पूरी दुनिया में सराहना मिली। उनको पद्म भूषण मिला 2000 में और 2008 में पद्म विभूषण मिला। और हम सब चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न भी मिले, क्योंकि वो सचमुच भारत के रत्न थे। उनका जब निधन हुआ तो मुझे याद है, जब मैं अखबारों की हेडलाइंस देख रही थी और खुद जो मेरे दिमाग में आ रही थी जो बात, भारत ने अपना रत्न खो दिया 9 अक्टूबर 2024 में, नवरात्रि का जो वो समय था। मतलब क्या एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और रतन टाटा उसमें से हैं। हम उनके सीख पर अगर अमल करें तो काफी कुछ अपने समाज को दे सकते हैं। एक चीज तो तय है कि जब आप रतन टाटा को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे संतुलन लाना है, कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए भी आप आम आदमी से जुड़े रह सकते हैं, कैसे आप समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। टाटा से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हम लोगों ने कोशिश की। दरअसल उनका जीवन ही इतना विशाल है कि 10-15 मिनट में समेटना बहुत कठिन है। फिर भी हमने अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की है इतनी बड़ी हस्ती को अपने क्षमता भरी से ही सामने लाने की। हम ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिर किसी नई प्रस्तुति के साथ मिलते हैं। नमस्कार। How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less.